नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस मुख्यालय इस वक्त राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में एआईसीसी की बड़ी बैठक शुरू होगी। राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद ये बड़ी बैठक रखी गई है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। कांग्रेस के तमाम नेता इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ रणनीति तैयार करने की कोशिश होगी कि आखिर आगे किस तरीके से बढ़ना है। राहुल गांधी की आज ही सदस्यता रद्द की गई है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने इस बड़ी बैठक को बुलाया है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए तमाम राज्यों के प्रभारी और साथी नेता यहां पहुंच रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय राहुल गांधी इस वक्त पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में एआईसीसी की बड़ी बैठक यहां शुरू होने वाली है। राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद एआईसीसी ने इस बड़ी बैठक को बुलाया है, जिसमें तमाम आला अधिकारी और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं ये सदस्य। सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस आक्रामक हो गई, बीजेपी को निशाने पर ले रही है, तो वहीं बीजेपी ने अपने स्टाइल से कांग्रेस को जवाब दिया है। कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आप। पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी। यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है और ये अहंकार जो लगातार दिखता रहा। और ये सत्ता में थे तब तो ये नशा था कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ये कुछ नहीं मानते। तो राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक एक करके आपको सुनवाते हैं। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं, बीजेपी में रहो। उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट में आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी भारी पड़ेगी। जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से, 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी। इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के प्रति किया गया, वो देश के सामने है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करके उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और उनका गला घोटने की कोशिश इस बीजेपी सरकार ने की है, जो कि निंदनीय है। ये देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। ये तो मालूम था हमको, मोदी जी डरते क्यों हैं। हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता
अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? की है सदस्यता समाप्त जिन्होंने की होगी तो कुछ नियमों को आधार मानकर की। ये कानून का राज हमारे देश में चलता है और कानून के राज में अगर इस प्रकार की चीज कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो मैं कोर्ट पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँ। और राहुल गांधी ये सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वो ऊपर हैं। माननीय सूरत की अदालत के निर्णय के बाद स्पीकर साहब ने निर्णय लिया है। ये जो कहते हैं कि जो विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, ना वो ये अपमानजनक बातें कहते हैं, ना मानहानि का मुकदमा कायम होता और ना हियरिंग के दौरान एविडेंस हम लोग अच्छे दिए और वो एविडेंस नहीं दे पाए, उस पर ये सजा होती है। कार्रवाई इससे अछूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे। आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है। 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर देकर के एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। अपने देश की लोकशाही इतनी मजबूत है कि अपने देश में लोकतंत्र नहीं है। इसी तरह की बयानबाजी लंदन में जाकर करना ये बहुत बड़ा सीरियस बात थी। इसलिए हम लोगों ने मतलब बीजेपी और एनडीए ने लगातार 8-10 दिन हमने हंगामा किया और राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी टच से मस नहीं हुए। राहुल गांधी अगर माफी मांगते थे तो शायद उनको डिस्क्वालीफाई करने का ये वक्त नहीं आता था। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। राहुल गांधी जी के जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन किया गया उसका हम निषेध करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक में उनका भाषण किया था, ललित मोदी हो, नीरज मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे कई मोदी के बारे में उन्होंने कहा था और वास्तविक है कि उन्हें भगोड़ा कर उनको इस देश ने डिक्लेयर किया है। इस सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने आज राहुल गांधी जी की लोकसभा का सदस्यता रद्द की, उसका हम निषेध करते हैं। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पिछले 7 दिन से फरार है। उसको ढूंढने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है, मगर अमृतपाल का पता नहीं चल पाया। आखिरी वीडियो में वो कुरुक्षेत्र के बस अड्डे पर नजर आया। बताया जा रहा है कि वो नेपाल भागने की फिराक में है, जिसके बाद यूपी और उत्तराखंड की पुलिस फुल एक्शन में है। पुलिस सीमा पर एक शख्स की सख्त तलाशी ले रही है और इसी बीच पंजाब पुलिस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करने की बात कही थी, मगर अमृतपाल धूल झोंककर पंजाब से फरार होने में सफल रहा है। तारीख 18 मार्च। वारिस पंजाब डे का स्वयंभू प्रमुख और खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी प्लानिंग की। पकड़ने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ जाल बिछाया गया, मगर अमृतपाल सिंह फरार हो गया। इसके बाद पंजाब पुलिस कहती है कि अमृतपाल को जल्द पकड़ लिया जाएगा। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस एक्शन में दिखी, जहां तहां छापेमारी की, लेकिन वारिस पंजाब डे का प्रमुख न जाने कहां चला गया। पंजाब पुलिस लाठी पीटती रही और अमृतपाल पंजाब से भागने में सफल हो गया। पुलिस के हाथ लगा तो महज कुछ वीडियो। ये नया वीडियो पुलिस के हाथ लगा। इस वीडियो में दिख रहा है कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
ये फायरिंग रेंज अमृतपाल के गांव जुल्लूपुर खेड़ा में बनाई गई है। ये वीडियो अमृतपाल के गनर के मोबाइल से मिला, जिसमें दिख रहा है कि अमृतपाल के साथ रहने वाले फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमृतपाल के मंसूबे बहुत खतरनाक थे। वो नशा करने वाले और पूर्व सैनिकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर रहा था। दुबई से लौटने के बाद अमृतपाल ने अपने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में एक नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया। इसके साथ ही उसने ऐसे पूर्व सैनिकों की तलाश कर दी जो सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ताकि उनका इस्तेमाल हथियारों के प्रशिक्षण देने में किया जा सके। पुलिस ने 2 पूर्व सैनिकों की पहचान की, 19 सिख बटालियन के रिटायर्ड वरिंदर सिंह, 3rd आर्म पंजाब के तलविंदर सिंह। पुलिस अब इन दोनों के आर्म लाइसेंस रद्द कर चुकी है। उधर पंजाब के खन्ना पुलिस ने अमृतपाल के गनमैन तजेंद्र सिंह उर्फ गोरखा बाबा के पास से खालिस्तानी करेंसी, खालिस्तानी फ्लैग, खालिस्तानी नक्शा, पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया। ये सारे दस्तावेज मोबाइल से बरामद हुए हैं। इससे पहले कुरुक्षेत्र बस स्टैंड का वीडियो आया था, जिसमें अमृतपाल अपने एक सहयोगी के साथ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल यहां से उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश की बस में बैठा। इस खबर के आने के बाद उत्तराखंड पुलिस चौकस हो गई है। कृपया ध्यान दें, कुंडेश्वरी की संभ्रांत जनता से अनुरोध है, पंजाब उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। काशीपुर में पुलिस लोगों से सचेत रहने की सलाह दे रही है। साथ ही अमृतपाल को लेकर अनाउंसमेंट भी जारी है। अमृतपाल सिंह एवं उसके साथी बबलप्रीत, हरप्रीत, विक्रमजीत एवं हरजीत देश के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, जो कुंडेश्वरी क्षेत्र में, काशीपुर क्षेत्र में छिप सकते हैं। अमृतपाल के उत्तराखंड में होने की संभावना है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल नेपाल भागने के फिराक में है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस सीमाओं पर नाकेबंदी कर चुकी है। उत्तराखंड में छिपे होने की संभावना को देखते हुए यूपी बॉर्डर से लेकर खटीमा से लगी नेपाल सीमा तक चौकसी बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस के गलत आकलन की वजह से खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह 18 मार्च को पुलिस की गिरफ्त से बच निकला। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। इस बीच जानकारी अमृतपाल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह यूके की नागरिकता लेना चाहता है। फरवरी में अमृतपाल ने आवेदन किया था। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर भी ब्रिटेन की नागरिक है। हालांकि अमृतपाल का आवेदन अभी ब्रिटेन अधिकारियों के पास लंबित है। अमृतपाल के साथ साथ उनकी पत्नी किरणदीप कौर भी पुलिस की राडार पर आ गई हैं। 28 साल की किरणदीप और अमृतपाल की शादी 10 फरवरी को हुई थी। पुलिस अमृतपाल की पत्नी से न केवल उनके पति के ठिकाने के बारे में बल्कि उनके काम के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस को किरणदीप के बारे में चौंकाने वाली बात पता चली है। सूत्रों के मुताबिक किरणदीप कौर अलगाववादी संगठन बबर खालसा के संपर्क में थी। अमृतपाल सिंह की अध्यक्षता वाली WPD के लिए फंडिंग की मैनेजमेंट और अरेंजमेंट करती थी। 7 दिन हो गए, अमृतपाल फरार है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में देखना है कि वारिस पंजाब डे का स्वयंभू मुखिया कब पुलिस के हत्थे चढ़ता है। कन्हैया शुक्ला के साथ थानेश्वर शर्मा, भारत 24। तो अमृतपाल सिंह फरार है, उसको ढूंढा जा रहा है। हरियाणा में अमृतपाल को लेकर के अलर्ट भी है। बावजूद इसके वो अपना ठिकाना बदल रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में अमृतपाल एक जानकार के घर पर रुका और जब तक हरियाणा पुलिस को इसकी सूचना मिली तब तक अमृतपाल वहां से भाग खड़ा हुआ। हरियाणा पुलिस ने इसकी सूचना पंजाब पुलिस को दे दी थी। बावजूद इसके पंजाब पुलिस काफी देर बाद शाहबाद पहुंची, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पंजाब सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि लगता है कि पंजाब सरकार अमृतपाल को पकड़ने में गंभीर नहीं है। मुझको नहीं लगता कि पंजाब सरकार उसको पकड़ने में गंभीर है, क्योंकि वो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सारी पुलिस लेके जलंधर वाली साइड में तलाश कर रहे थे और वो यहाँ पर शाहबाद में अपने रिश्तेदार के घर बैठा रोटी खा रहा था। हमें जब सूचना मिली, जब वो वहाँ से भाग गया, हमें जिसके घर था उसने बताया, हमने पंजाब पुलिस को उसी वक्त बता दिया। लेकिन पंजाब पुलिस ने पंजाब से शाहबाद तक आने के लिए 1.5 दिन लिया। अगर मोस्ट वांटेड आदमी है तो तुमने सारी फोर्स लगा रखी जलंधर की साइड और हम तुम्हें डेफिनेट लिंक बता रहे हैं और तुम नहीं आ रहे हो। इससे मुझे नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है पंजाब सरकार का राजनीतिक ड्रामा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना डेफिनेटली जानता हूँ
कि पंजाब सरकार उसको पकड़ने के लिए गंभीर नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि का मामले पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का आदेश। भारत 24 के पास आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त मौजूद। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत को समन नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को निर्देश दिए। मामले में गहलोत के आरोपों की जांच कराने के निर्देश कोर्ट ने 3 बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 25 अप्रैल तक मांगी जांच की रिपोर्ट। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। शेखावत ने दर्ज कराया था आपराधिक मानहानि का मुकदमा। सीएम गहलोत के खिलाफ दर्ज करवाया था मानहानि का मुकदमा। शेखावत ने सीएम गहलोत पर आरोप लगाया कि संजीवनी घोटाले से नाम जोड़कर उन्हें बदनाम किया गया। ये इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर एफआईआर की कॉपी देख रहे हैं। मामले पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का आदेश आया है। हमारे पास आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त मौजूद है। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत को समन नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को ये निर्देश दिया है और ये आदेश की कॉपी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि का ये मामला है। मामले पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का आदेश। हमारे पास इस आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी है। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत को समन नहीं, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिना राहुल के ही कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल की सदस्यता को लेकर के बैठक की जा रही है। कांग्रेस के तमाम नेता इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। प्रियंका गांधी, अंबिका सोनी भी यहां पर मौजूद, लेकिन खुद राहुल गांधी यहां से नदारद है। कांग्रेस के तमाम नेता इस बैठक में शामिल हैं, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल यहां नहीं पहुंचे हैं। एआईसीसी दफ्तर में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। आगे की रणनीति पर यहां विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके लिए तमाम नेता यहां पहुंच चुके हैं। अंबिका सोनी यहां पर मौजूद, साथ ही राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पर मौजूद है। राहुल की सदस्यता को लेकर के यहां पर चर्चा हो रही है। आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है कांग्रेस को, कि इसको लेकर के यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय से इस वक्त मेरी सहयोगी करिश्मा सचदेवा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, क्या कुछ तस्वीरें मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे ये एक संशय का विषय बना हुआ था, लेकिन खबरें मिल रही है कि राहुल गांधी यहां नहीं पहुंचे हैं। देखिए, अभी तक तो नहीं आए हैं। पहले हालांकि यहाँ पे जब हलचलें तेज हुई तब ये अनुमान लगाया गया कि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी पहुंचे थे, लेकिन तब खबर सामने आई कि प्रियंका गांधी और उसके साथ साथ सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंची। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, सीएम अशोक गहलोत यहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी आप देख पा रहे होंगे। अंदर लगातार रणनीति चल रही है, मंथन चल रहा है। जो बैठक होगी उसमें अब आगे की रूपरेखा तय की जाएगी कि अब कांग्रेस को आखिर करना क्या है। ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि इससे पहले खबर सामने आई थी कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर पहुंची थी, वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन राहुल गांधी यहां आखिर कब तक आएंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल यहां पे हलचल इस तरीके की है कि राहुल गांधी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। अब यहां से आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनका साफ तौर से ये कहना है कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। ये तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है। हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे, हम इसको लेकर जोरदार प्रोटेस्ट भी करेंगे। कल आखिर प्रदर्शन किस तरीके से होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें शिखा, अंदर मीटिंग चल रही है। सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के तमाम दिग्गज लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। ऐसी फिलहाल अपडेट। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये देखिए कांग्रेस मुख्यालय, यहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो लीडर्स है, ये देखिए इस तरीके के जो पोस्टर्स है वो यहाँ पे कि सच के सिपाही को सजा मंजूर है लेकिन माफी नहीं, हम माफी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस अभी तक इसको लेकर अडिग है और यही यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और बीजेपी को लेकर कि ये तानाशाही सरकार है और कल इसका हम जवाब देंगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस अंदर जो मीटिंग होगी उसमें क्या कांग्रेस यहाँ पे मंथन चिंतन करती है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए एक बड़ा, हम ये कह सकते हैं, सेटबैक भी है, एक बड़ा झटका भी है। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि 2024 का चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस अब यहाँ से जो रणनीति तय करेगी वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी एक एजेंडा सेट करेगा। शिखा, लेकिन करिश्मा, अब तमाम कार्यकर्ताओं से जो वहां पर मौजूद है उनसे जब आप बातचीत कर रही थी तो वो बार बार यही कह रहे थे कि बदले की कार्रवाई है, ये मोदी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। लेकिन इन लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये फैसला न्यायालय की तरफ से हुआ है, कोर्ट की तरफ से हुआ है और ऐसे में जरूरी अब कांग्रेस के लिए है कि आगे रणनीति कैसे बनाई जाए। बिल्कुल,
बिल्कुल, और ये इन कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि कानून को भी इस सरकार ने खरीद कर रख लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। कानून तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आइए कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं। अंदर मीटिंग चल रही है, आगे की रणनीति पर मंथन चल रहा है, लेकिन ये जो भी फैसला आया ये तो कोर्ट का फैसला है ना, कानून का फैसला है ना, इसमें क्यों? कोर्ट का फैसला है। जिस तरह से कोर्ट को, जिस तरह से अमित शाह भी पहले बोले थे कोर्ट जो हमारे हस्तक्षेप ना करे, और कल के जो कानून मंत्री हैं वो भी पूर्व जजों पर हस्तक्षेप किए थे, तो कानून का जिस तरह से आप देखे होंगे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरन, ये नहीं है, ये तो आप सीधे अडानी को बचाने के लिए ये षड्यंत्र पूरा राहुल गांधी जी के खिलाफ रचा गया है। ये सूरत में ही ऐसा घटना घटा है, जो कोई ऐसा बात नहीं बोले थे। आप 2019 का भाषण सुन सकती हैं जिसमें बोले थे नीरव मोदी और चौकसे और दोनों मोदी जो के बारे में, यानी कि जेपीसी जांच की मांग आप उठा रही हैं और इस मुद्दे को चुप कराने के लिए ऐसा हो रहा है। और भी कुछ कार्यकर्ता है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी। ये फैसला कोर्ट का है, लेकिन फिर इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? कोर्ट तो अपना काम कर रहा है ना सर। फैसला कोर्ट की से दिक्कत नहीं है, सरकार की नीयत से दिक्कत है कि सरकार को जो जल्दबाजी में राहुल जी की जो सदस्यता रद्द करी है उस पर नीयत पे खोट है। क्या दिक्कत है? देखिए, अगर हम कहते हैं कि भारत स्वतंत्र राज्य है, स्वराज्य भारत है, अगर इस देश में चोर को चोर बोलना अपराध है तो ये अपराध हम बार बार करेंगे। इसलिए कि आज हमारे देश का पूरा धन सारे गुजराती लेकर के भाग गए हैं। अगर उसकी आवाज कोई उठा रहा था, हमारे माननीय श्री राहुल गांधी उठा रहे थे। लेकिन करिश्मा, सवाल इनसे आप ये पूछे कि 2024 के लिए ये कैसे तैयारी करेंगे? ये तो ये आज तक की बात कर रही हैं, ये बात जो यहाँ पर है मौजूद वो तो कह रही हैं, लेकिन इनके लिए जरूरी और चुनौतीपूर्ण 2024 है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए एक बड़ा झटका इसको बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को लगा है, और ऐसे कई नेता है, कई ऐसी फहरिस्त है। आजम खान की अगर हम बात कर ले, कई ऐसी है जिसपे कानून तो यही चला, लेकिन 2024 में अब क्या कांग्रेस इसको ये देखती कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका आप मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान को ये लोग पानी पी पी करके गाली देते रहते हैं और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और 2024 की रही बात ना, 2024 में राहुल भैया प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं भी उम्मीदें हैं, अभी भी उम्मीद नहीं पूरी हो गई। उम्मीद आगे क्या रणनीति? ये मोदी जी का घबराहट और डर बता रहा है कि इन्होंने ना अदालत का सम्मान किया, ना लोकतंत्र का सम्मान किया। हमें उच्च अदालत में जाने का बिना मौका दिए ये आनंद फानंद में। चलिए ठीक है करिश्मा, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, कुमारस्वामी के साथ ममता बनर्जी की अहम बैठक हुई है। तीसरे मोर्चे को लेकर की कवायद तेज होती नजर आ रही है। कोलकाता में हुई ये अहम बैठक, एक एक करके ममता बनर्जी तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश, कवायद ममता बनर्जी की तरफ से तेज कर दी गई है। और इसी सिलसिले में कुमारस्वामी के साथ ममता बनर्जी की अहम बैठक हुई। तीसरे मोर्चे को लेकर के कवायद तेज, कोलकाता में इस अहम बैठक को रखा गया। और इसी बीच खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए वाराणसी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। साथ ही देश के पहले रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा पीएम मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने 2025 तक भारत से टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम करने की बात कही है। अलौकिक एवं आध्यात्मिक धरोहर, प्राचीन एवं धार्मिक महत्व के साथ काशी आज एक आधुनिक कलेवर के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। पीएम मोदी का प्रण, काशी के विकास का रण। पूरा हो रहा संकल्प, वाराणसी का कायाकल्प। महादेव की नगरी, पीएम मोदी ने तस्वीर बदली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सजाने संवारने में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। उनके विजन और मेहनत की वजह से वाराणसी की सूरत काफी हद तक बदल गई है। जैसा कि मैंने कहा था, सभी के हितों के प्रति समर्पित। यहाँ की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। तमाम तरह की योजनाओं से यहाँ विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। एक बार फिर से पीएम मोदी ने काशी का दौरा किया और तोहफों का पिटारा खोल दिया। 1780 करोड़ रुपए की 28 योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि काशी में विकास की बयार बह रही है।
ये जो 7 करोड़ लोग यहां आ रहे हैं वो बनारस में ही तो ठहर रहे हैं। वो कभी पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी लौंगलता का आनंद ले रहे हैं, वो कभी लस्सी का पान ले रहे हैं, तो कभी ठंडई का मजा लिया जा रहा है। और अपना बनारसी पान, यहाँ के लकड़ी के खिलौने, ये बनारसी साड़ी, कालीन का काम, इन सब के लिए हर महीने 50 लाख से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं। साथियों, आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। पीएम मोदी जब भी काशी आते हैं, काशीवासियों को गिफ्ट देते हैं। आज भी उन्होंने तोहफा दिया, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 18 अरब के 28 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण। बाबतपुर एयरपोर्ट पर 32 मीटर ऊंचा एटीसी टावर, 644 करोड़ रुपए की अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, 308 करोड़ रुपए का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 209 करोड़ का सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम, 186 करोड़ की ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परियोजना, 45 करोड़ की आईआईटी बीएचयू में सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मिशन टूल्स डिवाइस की स्थापना। इससे पहले पीएम मोदी ने 3 दिवसीय वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने 2025 तक भारत से टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम करने की बात कही। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। पहले मरीजों को 6 महीने तक हर दिन दवाई लेनी होती थी। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी, यानी मरीज की सहूलियत भी बढ़ेगी और उसे दवाओं में भी आसानी होगी। साथियों, टीबी मुक्त होने के लिए भारत टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हर टीबी मरीज के लिए जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए हमने निक्षय पोर्टल बनाया है। हम इसके लिए डेटा साइंस का भी बेहद आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। और इस अवसर पर 2018 में जो एक संकल्प पूरी दुनिया को 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस मुक्त करने के एक अभियान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया था, उस संकल्प में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के जिस संकल्प को आगे बढ़ाया था, आज हम उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी को पता है कि मोक्ष नगरी में विकास की नई तस्वीर कितनी जरूरी है। यही वजह है कि 2014 के बाद से अब तक 30 से ज्यादा बार पीएम अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और उनकी हर यात्रा में काशी को नई सौगात मिलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एवं धार्मिक महत्व के साथ काशी आज एक आधुनिक कलेवर के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म उत्सव को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तीसरे दिन 2 खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
अयोध्या में ऐतिहासिक राम जन्म उत्सव हो रहा है भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रतिभागी दिखा रहे हैं खेलों में अपना जौहर। अयोध्या में इस बार दिव्य और भव्य श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में शिरकत करने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं। इस बार का उत्सव खास है। दरअसल 2024 की शुरुआत में रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और ऐसे में रामलला के अस्थायी मंदिर में ये आखिरी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में 7 दिन तक रामनगरी में खेलों का कुंभ दिखेगा। पहले दिन साइकिल और मैराथन दौड़ हुआ तो दूसरे दिन खो-खो और तलवारबाजी की प्रतियोगिता हुई। इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। तीसरे दिन भी 2 खेलों का आयोजन किया गया। आस्था के साथ साथ खेलों का उत्सव, कबड्डी और आट्या पाट्या का आयोजन, महिला और पुरुषों ने लिया हिस्सा। कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की 26 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रमुख रूप से वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और अयोध्या की टीम शामिल रही। बाहर से आई हुई टीमों के सदस्यों को रहने और खाने की सुविधा ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 2 तरह की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। एक तरफ तो प्रदेश की जो बेस्ट 8 टीमें हैं पुरुष और महिला की, उनकी प्रतियोगिता चल रही है। एक है जो हमारा 84 कोस परिक्रमा है, उसके अंतर्गत आने वाले जिलों के जितनी तहसीलें हैं, हर तहसील से एक टीम पुरुष की और महिला की प्रतिभाग कर रहे हैं। टीमों में अगर देखा जाए तो आपकी उत्तर प्रदेश की जो बेस्ट 8 पुरुष और 8 महिला की टीमें हैं और हर तहसील जो हमारे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के हैं, इसमें मिला के कुल 26 पुरुष टीमें हैं और 10 महिला की टीमें आई हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा जो है खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। आप देखिए कि कैसा उत्साह है। जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर जो है ये उत्साह देखने को मिल रहा है और ये जो उत्साह है वो पूरा 30 तारीख तक भगवान श्री राम के जन्मोत्सव तक होगा। और आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राम जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राम जन्मोत्सव का जो आयोजन हो रहा है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है और ये जो 10 दिवसीय पूरा कार्यक्रम अगर देखें तो 7 दिवसीय कार्यक्रम सिर्फ खेल कूद के लिए है। इस बार पहली बार राम जन्मोत्सव को खेल कूद से जोड़ा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो सहयोगी हैं गोपाल जी, वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं। गोपाल जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन्मोत्सव के साथ ये खेल कूद प्रतियोगिता को भी जोड़ा गया है, ये कितनी अच्छी बात मानी जाएगी? पहली बार श्री राम जन्म महोत्सव के बड़ी आयोजना अयोध्या में हो रही है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ओर से। हम चाहते हैं कि विशेषतः देश के युवा इससे जुड़े। हमने 84 कोसी परिक्रमा के हर तहसील से यहाँ खिलाड़ियों को बुलाया है। बच्चों का विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, उनमें पराक्रम जगे और ऊर्जा जगे, इसी दृष्टि से ये प्रयास है। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल सभी खेलों में बच्चे उत्साह से भाग ले रहे हैं। मैराथन में 4000 रजिस्ट्रेशन हुआ था। यानी इतने अच्छी मात्रा में युवा इससे जुड़ रहे हैं। 21 किलोमीटर मैराथन हुआ उसमें और साइकिल रेस में 4000 से भी अधिक प्रतिभागी भाग लिए। राम जन्मोत्सव के दिन अयोध्या में यूं तो अलग अलग मंदिरों में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इस बार राम मंदिर ट्रस्ट इसे उत्सव का रूप दे रहा है। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने से पहले इसकी शुरुआत हो रही है, तो विराजमान होने के बाद 2024 में ये महोत्सव की तरह आयोजित होगा, जो अयोध्या की पहचान से जुड़ जाएगा। 9 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रामनवमी के मौके पर यहाँ पहली बार खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। हर साल श्री राम जन्मोत्सव पर राम मंदिर में ही कार्यक्रम किया जाता था, लेकिन इस साल राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने की खुशी और राम मंदिर के 500 साल के बाद बनने के उत्साह में अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बार का उत्सव इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा।
क्योंकि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी भी यहां पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या की सड़कों पर राम भजन से नगरी को राममय बनाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बार के राम जन्मोत्सव में युवा खिलाड़ियों को खास बढ़ावा दिया। राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे खेलों में युवाओं को ट्रस्ट ने इनाम देने की घोषणा की है। मनमीत गुप्ता, भारत 24, अयोध्या।